A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Sustainable Management of Natural Resources. आज के चैप्टर में हम कोल एंड पेट्रोलियम जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जाना था उसको हम रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफ में। ओके, सो कोल एंड पेट्रोलियम आप लोग भली भांति जानते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात आप ये भी जानते होंगे कि ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स और फॉसिल फ्यूल्स ये दोनों जो शब्द हैं ये आई थिंक अपन इतने बार यूज़ कर चुके हैं, इतने बार इनका मतलब समझ चुके हैं कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। जैसे जो आप फ्रूट्स खाते हो, घर पे जो फर्नीचर बनता है वो लकड़ी से बनता है, जो आप फ्रूट्स खाते हो वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, और कोल है, पेट्रोलियम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं वो कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो आपको पता है बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण, इंसानों की बढ़ती जनसंख्या के कारण ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ओके, उसका कारण आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे इंडिया है, हमारा कंट्री इंडिया, उसका पॉपुलेशन लगभग 135 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, या 135 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं, क्या इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने करोड़ लोगों के प्रॉपर पालन पोषण के लिए सफिशेंट है? या मेरा सवाल ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में हैं क्या वो सफिशेंट हैं इंडिया की पॉपुलेशन के लिए? देखिए, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज़ नहीं हो पा रहा है। इक्विटेबल यूज़ का मतलब हर एक इंसान को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई है, जो अमीर है सिर्फ वही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहा है पूरी तरह से। जो गरीब है बेचारा वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अमीर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैंने जनरल नॉलेज बता दिया, क्योंकि गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। ओके, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से केस स्टडीज़ आएंगी, इस चैप्टर से एप्लीकेशंस आएंगे। इस चैप्टर के एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, ये बोलेगा कि डिफॉरेस्टेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कहीं पर अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम आने वाले 40, कोल तो 200 सालों में ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम 40 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कोल और पेट्रोलियम और ज़्यादा लंबे समय तक हमारी अर्थ पे टिक पाए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरेट होंगे इस चैप्टर से, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हमारे जो प्रीवियस चैप्टर थे, लाइफ प्रोसेसेस हो गया, ओके, और जो दूसरे हमने चैप्टर पढ़े, ओके, तो उन चैप्टर से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस से पूछ सकता है वर्किंग ऑफ किडनी, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बट इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आवर इन्वायरमेंट हो गया, इन सब चैप्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ओके, तो आप लोगों को बहुत ही सोच और समझ के पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम में हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोल एंड पेट्रोलियम दोनों फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में जो भी चीज़ लिविंग है उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, हमारे सेल में कार्बन होता है। तो जब हम मरते हैं या जब कोई लिविंग थिंग मरता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो या कोई इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, जब वो मरता है तो उसके अंदर का जो कार्बन है वो सॉइल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। और धीरे धीरे वो कार्बन मिट्टी में इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मर जाते हैं, लाखों करोड़ों साल तक वो कार्बन ज़मीन के नीचे इकट्ठा होता रहता है।
तो उस कार्बन की इतनी ज़्यादा लेयर इकट्ठी हो जाती है और उसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी लेयर इकट्ठी हो जाती है। तो ज़मीन के नीचे की जो गर्मी है, ज़मीन के नीचे का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसके कारण ये जो कार्बन इकट्ठा हुआ है ये कन्वर्ट होने लगता है फॉसिल फ्यूल्स में, कन्वर्ट होने लगता है कोल में, कन्वर्ट होने लगता है पेट्रोलियम में, कन्वर्ट होने लगता है नेचुरल गैसेस में। तो दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम और द फॉसिल फ्यूल्स टेक प्लेस। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और मैं आपको जहाँ पर हमने छोड़ा था इस चैप्टर को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए यहाँ से चालू करते हैं। बट लुकिंग एट अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट द ओनली कंसिडरेशन, वी लुक एट द कंजम्पशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम हमें पता है ख़त्म हो जाएगा, कोयला 200 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम तो अभी आने वाले 30, 35, 40 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शार्प माइंडेड लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी खोज रहे हैं। जैसे मेनली पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, जनरेटर्स वगैरह में यूज़ होता है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को चलाने में यूज़ होता है। तो ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक का कंसेप्ट सुना होगा। ये इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स क्यों आ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स यही दिमाग में रख कर आ रहे हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम तो ख़त्म होने वाला है, तो आगे चल के हमारा ही राज चलना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। ओके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों ना चलें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो। ओके, उनसे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, उनसे एयर पोल्यूशन नहीं होता। ओके, और वो इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कहीं भी हमको एक्सेसिबल है हर घर पे। ओके, तो ये हम रीजनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसलिए हम स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे किस पे, इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में। ओके, तो ये कुछ तरीके मैंने बता दिए। तो सिंस कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास, कोल और पेट्रोलियम किससे बनाया जाता है? बायोमास से। बायोमास आपको पता है लिविंग मैटर, बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मैटर। तो लिविंग मैटर जो होता है, जितने भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इससे कोल और पेट्रोलियम बनता है। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कैसे बनता है। ओके, इन एडिशन टू कार्बन दीज कंटेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखिए, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं, कार्बन के साथ साथ इनमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये भी होता है। जब ये जलते हैं, व्हेन दीज आर बर्न्ट, जब ये कोल और पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह जलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकलती हैं। ओके, और ये गैसेस एयर पोल्यूशन करती हैं, ठीक है। व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट एयर, जब ऑक्सीजन की कमी में आग लगाई जाती है। देखिए, एक चीज़ तो पक्की है, आग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन मौजूद हो। हवा में अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो आग लगना पॉसिबल नहीं है। बट कई ऐसी जगह हैं, जैसे गुफा के अंदर हो गई, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ओके, तो वहाँ पर जब आग लगाई जाती है, ओके, जब आग लगाई जाती है तो किन चीज़ों में आग लगाई जाती है? पेट्रोल और डीजल में। जब वहाँ पर पेट्रोल और डीजल में आग लगाई जाती है तो रैदर देन पेट्रोल और डीजल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ऑक्सीजन है ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन सके। ओके, सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन मौजूद होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन सके। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। Of these products, the oxides of sulfur and nitrogen and carbon monoxide are poisonous at high concentrations and carbon dioxide is a greenhouse gas. बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है वो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ग्रीन हाउस होते हैं, आपने देखा होगा खेतों में, खासकर पंजाब वगैरह में और जो मॉडर्न
जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा एक खेत में एक बड़ा सा टेंट लगा दिया जाता है ग्रीन कलर का। ओके, उस टेंट के अंदर क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है ऊपर से, वहाँ पर सूरज की रोशनी आकर के पेड़ों को मिलती है, पेड़ रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ट्रैप हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को अपने अंदर बांध कर रखती है, और वो जो हीट है उससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये है क्या हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, another way of looking at coal and petroleum is that they are huge reservoirs of carbon, and if all of this carbon is converted to carbon dioxide, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम की तरफ अगर हम गौर करें तो हमारा नज़रिया ये भी कहता है कि ये कार्बन के बहुत बड़े रिजर्व हैं। ओके, और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अगर इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाना। पूरी दुनिया का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब अर्थ की जो गर्मी है वो एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अर्थ की गर्मी जो है, जो हीट है, जो सूरज से मिलने वाली गर्मी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, वो पकड़ लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। उस गर्मी को पकड़कर अर्थ की सरफेस पर ही रखी रहती है, जिससे अर्थ की सरफेस गर्म रहती है हर समय। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब ये पूरी दुनिया में फैल जाती है ये गर्मी, तो क्या होता है, जो पोल्स की बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। जब पोल्स की बर्फ़, ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं तो समुद्र के पानी का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ है वहाँ पर फ्लड आती है, बाढ़ आती है। ओके, तो कुल मिलाकर आप एक से दूसरी चीज़ कैसे इंटर रिलेटेड देख रहे हैं, कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से क्या होगा, पोल्स, ग्लेशियर्स वगैरह की बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, ओशियन, समुद्र का, ओशियंस का, सीज़ का जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा। उसके बढ़ने से क्या होगा, लैंड में बाढ़ आएगी। जो एरिया समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर बाढ़ आएगी। ओके, तो आपने एक से दूसरी चीज़ें कैसे जुड़ी हुई देखी हैं और कितने ज़्यादा इफेक्ट देखे हैं उसके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 16.11, कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। ओके, कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। कोल कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल मतलब क्या होता है, जहाँ पर हीट की मदद से बिजली पैदा होती हो। तो कैसे हीट की मदद से बिजली पैदा होती है, कोयले को जलाया जाता है। कोयला जब जलता है तो उससे पानी को उबाला जाता है, पानी भाप बनता है, भाप से टरबाइन घुमाई जाती है और टरबाइन से डायनेमो कनेक्टेड होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ये हम पढ़ चुके हैं ओके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो ये जो कोल है वो थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए होता है। पेट्रोलियम जो है, जैसे पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो मोटर व्हीकल्स, शिप्स और एरोप्लेन्स को यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होते हैं। वी कैन नॉट रियली इमेजिन लाइफ विदाउट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम जीवन को, जो हमारी लाइफ है, हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच आवर कंजम्पशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बी रिड्यूस्ड। तो क्या आप ऐसे तरीके सोच सकते हैं जिससे कोल और पेट्रोलियम का जो इस्तेमाल है वो कम हो जाए। जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वो यूज़ होता है तो उसकी जगह कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ तरीके जो हैं हमको ईजाद करने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ओके, तो आप लोगों को इस चैप्टर का बहुत थोरो नॉलेज होना चाहिए, बहुत गहरा डीप नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये नॉलेज कब आएगा, जब आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ोगे, हर एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे और हर एक टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर बैठेगा। ओके, तो सबसे बड़ी बात, मुझे अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपको समझ में प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नो डाउट आप
बोल तो देते हो क्लास में, बट जब किसी को डाउट नहीं होता तो उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए एग्ज़ाम में। जिस किसी को अगर डाउट नहीं आ रहा है किसी टॉपिक में, दैट मीन्स उसको वो टॉपिक पूरा बनता है, तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ओके, तो मेरा बस यही कहना है, अब जो रिवीजन सेशन चलेगा हमारा, तो उसमें आप डाउट्स पूछिए, ठीक है। डाउट्स पूछने से क्या होगा, आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। मैं कोशिश करता हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउट्स आपके क्लियर करूँ, ओके, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सिंपल चॉइसेस कैन मेक अ डिफरेंस इन अवर एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स। बहुत ही सिंपल हम अगर चॉइसेस करें तो उससे हमारे एनर्जी की यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मैंने बीच में एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर आपको घर के पास में जाना है, 100-200 मीटर 500 मीटर दूर आपको कुछ लेने जाना है घर के पास, तो वाई नॉट गो ऑन फुट रेदर देन टेकिंग अ बाइक और अ कार। एक कार या बाइक की जगह हम पैदल क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा जो आप डेली पैदल चल के आप जो पेट्रोल और डीजल वगैरह बचाओगे, साल भर का आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार मैंने कितना सारा पेट्रोल और डीजल बचा लिया। ऐसा हर इंसान करने लगे तो आप खुद सोचिए कि जो अभी एग्जिस्टिंग पेट्रोल और डीजल का एस्टिमेशन है कि वो आने वाले 30-35-40 सालों में ख़त्म हो जाएगा, तो वो हो सकता है 50-60 साल चल जाए अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम, कुछ तरीके हैं जिनमें बदलाव करके हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। थिंक ओवर द रिलेटिव एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द फॉलोइंग। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, आप इन चीज़ों की सोचिए। जैसे टेक अ बस, यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग या साइकिलिंग। इन तीनों के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। देखिए, आप बस लेते हैं, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपके पैसे भी बचेंगे। ओके, आप अपना पर्सनल व्हीकल लेते हैं तो टाइम तो बचेगा लेकिन आपके पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं और साइकिलिंग करते हैं तो आपका टाइम नहीं बचेगा लेकिन आपके पैसे और आपका शरीर दोनों अच्छा रहेगा। ओके, पैसे आपके बचेंगे और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। यूजिंग एलईडी बल्ब्स और फ्लोरोसेंट बल्ब्स इन योर होम्स। एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें, ओके, क्योंकि एलईडी बल्ब्स जो हैं वो पावर कम कंज्यूम करते हैं, आउटपुट अच्छा देते हैं। ओके, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, जो ट्यूब लाइट वगैरह होती है, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स क्या होती हैं? देखिए, फ्लोरोसेंट वर्ड जहाँ पर जुड़ जाता है इसका मतलब जो गैसेस होती हैं, जैसे आर्गन है, नियॉन है, तो उन गैसेस की मदद से जो लाइट जलाई जाती है, जो हमारे घर पे ट्यूबलाइट होती थी पहले, ओके, तो वो उस ट्यूबलाइट में चार्ज्ड आर्गन, नियॉन ऐसी गैसेस भरी जाती थी। इन्हीं गैसेस की मदद से जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं या ट्यूबलाइट है ये जलती थी, ठीक है। यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स। देखिए, लिफ्ट का यूज़ करना उनके लिए अच्छा है जो बूढ़े हैं बेचारे, जिनको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ है। जो यंग जनरेशन है, जो 35-40 ईयर्स के हैं, जो उससे कम हैं, जो बच्चे हैं, उनको सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल, लिफ्ट चलती किससे? बिजली से। बिजली जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है वो बहुत कम बची है दुनिया में, तो एनर्जी को हमको बहुत सलीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, वियरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग अ हीटिंग डिवाइस ऑन कोल्ड डेज। एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहनकर या एक हीटिंग डिवाइस यूज़ करके कोल्ड डेज़ में, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप एक्स्ट्रा स्वेटर में पैसे ना डालें, जबकि कोई लकड़ी या फिर किसी ऐसी चीज़ से आप आग को जला सकते हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो एड्रेसेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर मशीन्स। तो कोल और पेट्रोलियम को अगर हम एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम, जैसे अभी इंजन आ रहे हैं BS4, BS6, BS4 कंप्लायंस बंद हो गया, BS6 हो गया, तो ये BS4, BS6, यूरो 1, यूरो 2, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं इंजन की रिफाइनिंग एफिशिएंसी। मतलब वो जो उस पर पेट्रोल या डीजल डाला जा रहा है उससे वो कितना कम पोल्यूशन कर सके और कितना ज़्यादा एफिशिएंसी दे सके। ओके, एफिशिएंसी का मतलब 1 लीटर पेट्रोल कम से कम पोल्यूशन करे और उसी 1 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा किलोमीटर आदमी चल सके, गाड़ी चल सके। ओके, तो ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आजकल गौर किया जा रहा है। ओके, फ्यूल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंटरनल combustion engines for transportation, and recent research in the field
concentrates on ensuring complete combustion in these engines in according to increase efficiency and also reduce air pollution। देखिए combustion का मतलब होता है जलना, complete combustion का मतलब होता है पूरी तरह जलना, और 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपने 1 लीटर फ्यूल लिया है, 1 लीटर पेट्रोल लिया है, तो उस 1 लीटर फ्यूल का एक एक हिस्सा आपको एनर्जी देने में यूज़ होना चाहिए, कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 100% एफिशिएंट तो कोई फ्यूल नहीं होता है, ओके, बट मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज़ करने के लिए आजकल जो कंपनीज़ हैं वो ट्राई कर रही हैं और नए नए इंजन्स बना रही हैं, ओके। चलिए एक्टिविटी 16.12 को गौर करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द यूरो 1 यूरो 2 नॉर्म्स फॉर एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, फाइंड आउट दीज नॉर्म्स वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आपने यूरो 1 यूरो 2 नॉर्म्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये जो इनके बारे में पढ़िएगा आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे पढ़िएगा, ये चीज़ें क्या हैं, यूरो 1 यूरो 2 नॉर्म्स, ओके। ये आपकी जनरल नॉलेज को इनकरेज करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये नॉर्म्स आए क्यों थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने जो भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है नेचुरल रिसोर्स के, किसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेचर का दोहन कर रहे हैं, हम नेचर से जो जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसका कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आगे नेचर जो है हमारी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें एज अ गिफ्ट दे सके। हम ही पूरा यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन कुछ यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। आप खुद सोचिए, आपके जो चिल्ड्रन रहेंगे, जो आपके बच्चे रहेंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन रहेंगे, ओके, जो आपके नाती पोते रहेंगे, इमेजिन करिए, तो वो बेचारे गाड़ी का मज़ा ले ही नहीं पाएंगे कि पेट्रोल गाड़ी क्या होती है, डीजल गाड़ी क्या होती है, जनरेटर क्या होते हैं, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचेंगी ही नहीं उनके लिए देखने के लिए, ओके। तो आप खुद सोचिए, ये हमारी ही कोशिशें रहेंगी जिससे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल को आगे तक, ठीक है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हर रिसोर्स का हमको ज़रूरी है। वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका भी हमको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहिए। वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वाटर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए, खाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी होता है, ओके। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को अपनी हरकतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और किसी को अपनी हरकतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है हमको सारे शान शौक ऐशो आराम मिले, कोई अपने इन चीज़ों से शान शौक ऐशो आराम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, ओके। तो अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है तो इन चीज़ों से हमको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करके चलना ही पड़ेगा। जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, वाटर को अच्छे से मैनेज करके चलें, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें, ओके, क्योंकि पीने वाला पानी बहुत कम है दुनिया में, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है, ओके। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वुड हो गई, लकड़ी, कोल हो गया, पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें, ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इन एड्रेसिंग दिस इशू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड विथ रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा, हमें अपने आप को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट होने वाले सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स को अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं, अपनी ईजीनेस के हिसाब से काम करते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। वो अपने आप को तकलीफ़ देना ही नहीं चाहते, चाहे आप हों चाहे हम हों। हमें थोड़ा बहुत तकलीफ़ उठानी चाहिए ताकि नेचर को कोई दिक्कत ना हो। अगर इन्वायरमेंट की बात आती है तो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ़ उठानी चाहिए, ओके। Going beyond laws, rules and regulations, we need to tailor out requirements individually and collectively so that the benefits of development reach everyone now and for all generations to come. हमें थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए, हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी आने वाली जनरेशन सब खुश रह सकें, प्रॉपरली सर्वाइव कर सकें, पोल्यूशन कम हो सके। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें होंगी हर एक बंदे से,
ठीक है, हर एक इंसान जब ये चीज़ सोचेगा अपने अंदर और फॉलो करेगा, तब एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। किसी के भाषण देने से, सुनकर बुरा फील करने से, फिर वापस वही काम करने से चीज़ें सही नहीं होती। खुद एक्ट करने से चीज़ें सही होती हैं। हम अपने अंदर चेंज ले आएँ, ठीक है, अपने से जुड़े जितने लोग हैं उनको बोलें चेंज लाने के लिए, ठीक है। कैसे चेंज लाने के लिए? पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें, बिजली जहाँ पर फ़ैन की ज़रूरत है वहाँ पर फ़ैन चलाएं, एसी कम चलाएं, ओके। कार वगैरह है, बाइक वगैरह है, अगर कहीं पर बड़े शहरों में रह रहे हैं, सिग्नल वगैरह है, वहाँ पर बाइक कार बंद कर लें, ओके। पास में कहीं पर जाना है तो कार या बाइक ना लें, पैदल जाने की कोशिश करें, वो आपके शरीर के लिए भी हेल्दी है, ओके। तो ये सारी छोटी छोटी चेंजेस कर करके हम बहुत सारा बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं दुनिया में, ओके। तो हर एक इंसान अगर इस चीज़ को फॉलो करने लगे तो बहुत बड़ा चेंज क्रिएट हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है, ओके। चलिए, अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं उन पे। अवर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम नीड्स टू बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे जंगल, ठीक है, जंगल से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जंगल तो बहुत सारे आदिवासियों और जंगली जानवरों का घर भी होता है, ठीक है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इन जंगलों को बचा कर रखें, क्योंकि हर एक इंसान को जीने का हक है, हर एक पौधे को जीने का हक है, हर एक जानवर को जीने का हक है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस अर्थ। हम, ये जो मदर अर्थ है, हम सब इसके बच्चे हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे हम इंसान हो। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए चीज़ों को, हालांकि ये थोड़ा सा जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा ड्रामेटिकल लग रही होगी, आपको लग रहा होगा अरे सर डायलॉग है ये फालतू, ये सब बातें, बट आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, अगर वो ही ख़त्म हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? हम क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। हमारे घर पे आप आसपास जो चीज़ें देख लीजिए, सब जंगलों से मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। लकड़ी हो गई, ओके, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। जो हम गम यूज़ करते हैं, पेंसिल जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ से आता है, ओके। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, ओके। वी कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट बाय सिंसियरली अप्लाइंग द मैक्सिमम ऑफ, ये 5 चीज़ें अप्लाई करके हम इन्वायरमेंट पे प्रेशर को कम कर सकते हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? 5 आर, ओके। आर फॉर रैट। तो उस आर को यूज़ करके, जो कि इन 5 आर को यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट की मदद कर सकते हैं। चलिए इन 5 आर को देखते हैं क्या है। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज़ एंड रीसाइकल। इन सब का मतलब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। रिफ्यूज़ का मतलब होता है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, फालतू उन चीज़ों को स्टोर ना करें, इकट्ठा ना करें, खरीदें नहीं, ठीक है। कोई आपको ऑफ़र करता है, मना कर दें क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिड्यूस, कम से कम यूज़ करें रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का, उतना ही यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब क्या होता है? रीयूज़ का मतलब होता है जैसे आपने मार्केट से कुकिंग ऑयल लेके आए आप, ठीक है, खाने वाला तेल जो होता है जिससे खाना बनता है वो लेकर आए, चाहे वो मस्टर्ड हो चाहे कोई भी हो। आपको प्लास्टिक का बॉटल मिला या गैलन मिला, तो आप उस गैलन को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, ओके। जब वो गैलन खाली हो जाए तो उसको दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये होता है रीयूज़ करना, ठीक है। रीपर्पज़, रीपर्पज़ मतलब हमारे कई मकसद होने चाहिए, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली तरीके से यूज़ करने के हमारे कई मकसद होने चाहिए, ओके। रीसाइकल का मतलब क्या होता है? जैसे घर पे आपके नहाने का बकेट है, अगर वो टूट जाता है तो उस बकेट पे आप गमला लगा लीजिए, मिट्टी डाल के कोई प्लांट लगा लीजिए, ओके। तो उसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं, ये रिसाइकलिंग होती है, ओके। प्लास्टिक वगैरह रिसाइकल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 आर को फॉलो करके हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के शेयर होल्डर हैं, कौन कौन है शेयर होल्डर? सबसे पहले तो वो आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं, फिर वो गांव वाले जो जंगल के आसपास में रह रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो आदिवासी हैं उनका पूरा काम जंगल से ही चल रहा है, उनका खाना पीना, लकड़ी, रहना सब जंगल में हो रहा है। जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए जंगल का यूज़ करते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, और अपने जानवरों को पत्तियाँ वगैरह खिलाने के लिए, घास वगैरह खिलाने के लिए, ओके, जो वो जानवर पाल के रखते हैं, ठीक है। फिर और क्या यूज़ करते हैं, वो जो फल मिलते हैं जंगलों से, वो जो हर्ब्स मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनका यूज़ करना, ठीक है। तो ये सब वो गांव वाले यूज़ करते हैं जो जंगलों के पास में रहते हैं, ठीक है। और कुछ बिजनेसमैन जिन्होंने जंगलों का कुछ हिस्सा ले करके रखा है, किस लिए, किसी प्रॉपर चीज़ को उगाने के लिए। जैसे चाय का बाग लगाना है, ठीक है, तो जंगलों को ले लिया, वहाँ पर पूरी चाय लगा दी उन्होंने, ठीक है। तो वो चाय बिजनेस पर्पस के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन ऐसे बड़े बड़े फार्म्स खरीद लेते हैं, ठीक है। और स्टेक होल्डर, अगले स्टेक होल्डर कौन हो गए बिजनेसमैन के अलावा? बिजनेसमैन के अलावा आप खुद सोचिए कि और अगले अगले स्टेक होल्डर कौन होंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी यूज़ करते हैं, लकड़ी वगैरह काट कर वो बेचते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको हर एक्शन को लेना पड़ता है, ठीक है। द हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग डैम्स है सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। तो वाटर रिसोर्सेज का जो हार्नेसिंग है, हार्नेसिंग मतलब जो जनरेशन है वाटर रिसोर्सेज की, पानी ताकि हम लोगों को प्राप्त हो सके आसानी से, तो इसका सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स टू लार्ज डैम्स एग्जिस्ट, बड़े बड़े डैम्स के ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े डैम्स ही एक रास्ता है जिससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारे रास्ते होते हैं। दीज आर लोकल स्पेसिफिक एंड मे बी डेवलप्ड सो एज टू गिव लोकल पीपल कंट्रोल ओवर देयर लोकल रिसोर्सेज। तो ये जो तरीके हैं, ये जो लोकल पीपल हैं, जैसे जो गांव के लोग हैं, तो उनको सौंप देना चाहिए कि आपको जैसे पानी को स्टोर करना है वैसे स्टोर करिए। सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि डैम बना दिए और बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ के डैम बना दिए, ठीक है, उनके जो खेत थे वो सब बर्बाद हो गए, फिर उनको कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, वहाँ के लोगों को एक्ट करने दीजिए, वो बहुत अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ओके। द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम विल अल्टीमेटली बी एग्जॉस्टेड। हमने अभी भी बात की कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, वो ख़त्म हो सकते हैं। इसके कारण जो ठीक है, और इसके कारण क्या होगा कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ख़त्म हो रहे हैं मतलब क्या है, इंसान बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहा है, बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जिससे इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। वी नीड टू यूज़ दीज रिसोर्सेज जुडिशियली, हमको बहुत जुडिशियसली, बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से, बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचे रह सकें, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनका धीरे धीरे करके रिवीजन करेंगे, ताकि जो फर्स्ट टर्म का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। मैं जल्दी से रिवीजन करवाऊंगा, कोशिश करूंगा सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा दूं मैं एग्ज़ाम के पहले, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।